हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्चना मिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड लेसन पढ़ेंगे आंतरिक हलचलें। आंतरिक मतलब होता है अंदर का, किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर हलचलें होती हैं। कैसी हलचलें होती हैं? आंतरिक हलचलें होती हैं। क्योंकि पृथ्वी के नीचे काफ़ी सतह है, काफ़ी उसमें परतें, बोल सकते हैं परतें हैं, सीमा, सियाल, क्रस्ट, नीफे। और इन परतों में मैग्मा, लिक्विड, लावा, ये सब फ्लोट होते रहता है, तैरते रहता है। इसके वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में काफ़ी हलचल होती है। लेकिन हलचल तो आंतरिक भाग में होती है, लेकिन उसका परिणाम पृथ्वी पर दिखाई देता है, जिसको कि हम भूकंप बोल सकते हैं, ज्वालामुखी बोल सकते हैं, पर्वतों का निर्माण बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आंतरिक हलचलों के कारण क्या क्या होता है और आंतरिक हलचलों के कारण क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर कटिंग दिया हुआ है, जो कि भूकंप का दिया हुआ है, जो कहाँ पर हुआ था? नेपाल में हुआ था, जिसमें 1500 लोग इंजर्ड हो गए थे। उसमें भारत से 53 थे, तिब्बत से 12 थे और बांग्लादेश से 2। ये जो नेपाल का जो यहाँ पर लिया हुआ है, नेपाल का ही भूकंप का एरिया लिया हुआ है, क्योंकि नेपाल, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, जो ही कि हिमालय पर्वत का निर्माण आंतरिक हलचलों के कारण ही हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इस मैप के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ये भारत जो ये निर्माण हुआ है, मतलब काफ़ी जो आंतरिक हलचलें होती हैं, वो उनमें प्लेट्स, ये जो प्लेट्स हैं, उनका काफ़ी योगदान है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 प्लेट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बोलेंगे, और यहाँ पर यूरेशिया के प्लेट्स हैं। ठीक है, ये हमें दिख रहा है ना, जो वाइट कलर से ये सब बनाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड प्लेट्स। ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 प्लेट्स है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, और यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट्स है। तो ये जब दोनों प्लेट्स, यहाँ पर तैथिस सागर था पहले, और ये दोनों जब प्रेस किया एक दूसरे को, जब एक दूसरे के नज़दीक आए, तो यहाँ पर तैथिस सागर था, जहाँ पर हिमालय है। तैथिस सागर में यहाँ पर ऐसे फोल्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जो चट्टानें थी, जो उसका जो सीबेड था, जो आंतरिक जो भाग था तैथिस सागर का, वो काफ़ी सॉफ्ट था। तो ये जो प्लेट्स ना, उसको मिल करके ऐसे दबा दिए, मतलब एक प्रेस कर दिया, और उसके वजह से यहाँ पर फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने के वजह से यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि तैथिस सागर में जो चट्टानें थी वो बहुत सॉफ्ट थी, वो बहुत मुलायम थी। तो अक्सर यहाँ पर मुलायम चट्टानों के वजह से आंतरिक जो हलचलें होती हैं, उसके वजह से, क्योंकि चट्टानें बहुत मुलायम है, इस आंतरिक हलचलों को बेयर नहीं कर पाती है, सह नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो है हलचलें होती है। ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर ये भूकंप, ये सब आने की संभावनाएं रहती है। और आपको पता है कि इससे रिलेटेड जो जगह है, यहाँ पर तिब्बत है, भारत है, नेपाल है, चाइना है, इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं, वो इस आंतरिक हलचलों से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर हम न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको रफ बुक में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आंतरिक जो हलचलें होती हैं वो किस तरह से होती हैं। लेट्स सी। पृथ्वी पर कभी कभी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़, चक्रवात, हिमवर्षा, अतिवृष्टि आदि। उसी प्रकार आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सजीव तथा
वित्त हानि होती है। इस पाठ में हम आंतरिक भू हलचलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आंतरिक जो हलचलें हैं उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी जो नेचुरल जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो होती है, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, हिमवर्षा है, अतिवृष्टि आदि सिर्फ और सिर्फ आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है, जिसको हम ये प्रयोग से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है, ठीक है, बुक्स रखी हुई है और उसके ऊपर कुछ चौक है, ऐसे डस्टर रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर वो सिंपल रखा हुआ सिर्फ है और उसको हम टच ना करें, कुछ नहीं करें, और यहाँ पर सिर्फ उसको देख सकते हैं कि उसको टच नहीं करते हैं, कुछ नहीं, और तो वो उसमें कोई भी कंपन या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम वहाँ से एक बुक को प्रेस करें, पुश करें, या तो एक बुक को खींच लें, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो गिर जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक जो हलचलें होती हैं, जो आंतरिक हलचलें होती हैं, उसके वजह से बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक बार देखते हैं, भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी की आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है। यह अस्थिरता और आंतरिक भू हलचलों के कारण निर्माण होती है। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली, भूपृष्ठ मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर सतह को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवाह की ऊपरी परत में होती हैं और प्रवार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। और ये ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती हैं। आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण गति, दिशा एवं एवं भूरूपों के आधार पर किया जाता है। ये जो वाह्य जो प्रतिक्रिया होती है, उसके जो मुख्य कारण है तरंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो बहुत ही पावरफुल होती है और वो ऊपरी सतह जो है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जहाँ पर काफ़ी हलचलें निर्माण होती है। और आंतरिक हलचलों का वर्गीकरण अगर हम कहें तो उसका गति, दिशा और भूरूपों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते कि जो आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण है वो गति के अनुसार, दिशा के एवं तो आंतरिक भू हलचलों का अगर हम वर्गीकरण करें तो हम देख सकते हैं कि वर्गीकरण का आधार गति है, दिशा है और भूरूप है। और उसके अलग भाग में देखें तो भू हलचलों का वर्गीकरण, जो कि मंद भू हलचलें निरंतर उत्सर्जन वाली होती है, जैसे पर्वत एवं महाद्वीपों को निर्मित करती है। एवं दूसरा द्रुत भू हलचलें, यह अत्यंत विनाशकाली, जो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी है। अगर दिशा की बात करें तो क्षैतिज होती है, समानांतर भू हलचलें होती है। और ऊर्ध्वगामी और अधोगामी भू हलचलें भी होती हैं। भूरूप देखें तो उनके वजह से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है, बनने वाला जो क्रिया है, वो बनने वाला जो पर्वत है, पठार है, द्वीपीय पठार उच्च भूमि निर्मित करने वाली हैं। पर्वत युक्त वलीकरण भ्रंश की प्रतिक्रियाएं भी भू हलचलों का वर्गीकरण में देखेंगे, या भूरूप जो बनता है, जो भी स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, उसके वजह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर मंद भू हलचलें, जिसको बोलते हैं स्लो मूवमेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मित एवं महाद्वीपीय निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है और उसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक आप प्रयोग देख रहे हैं कि एक पट्टी है, यहाँ पर कागज़ की पट्टी है, जिसको दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रेस करने के बाद, दोनों तरफ से प्रेस करने के बाद बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि बलित पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि बलित पर्वत जो है, या मोड़दार पर्वत जो बोलेंगे, इसी प्रतिक्रिया के अनुसार होता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इस ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानें, मृदु मतलब सॉफ्ट,
जो मुलायम चट्टानों की परतों पर क्षैतिज समानांतर दिशा में दबाव पड़ता है, अगर सीधे सीधे दबाव पड़ता है, फलस्वरूप उसमें वलय, वलय मतलब होता मोड़ निर्मित होते हैं तथा दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी संख्या में निर्मित होते हैं। परिणामतः भूमि में उथल पुथल होने लगती है, जिसे पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है, जैसे हिमालय, अरावली, रॉकी, एंडीज, आल्प्स आदि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत हैं। आकृति नंबर 2.6 में हम ये देख सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। दो प्लेटों के एक दूसरे के नज़दीक आने के वजह से मोड़ जो पड़ा, उसके वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और यह आज भी हिमालय पर्वत को सबसे नया पर्वत बोला जाता है, क्योंकि आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज भी वहाँ पर आंतरिक हलचलों का होना संभव है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह के वलय पर्वत या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अभी हम यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ये है भौगोलिक स्पष्टीकरण। अगर हम इसका देखें तो पट्टी के दोनों छोर को पकड़कर हाथों से विपरीत दिशा में खींचने से तनाव निर्माण होता है, और इस प्रकार स्थल मंडल में जब भू हलचलें विपरीत दिशा में होती हैं, तब तनाव निर्मित होकर भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती हैं। तो आप ये दूसरा स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पट्टी को दोनों तरफ से खींचें तो वहाँ पर दरारें पैदा हो जाती हैं, टूट जाता है ना, या टूटेगा नहीं तो दरार पैदा हो जाएगी। तो भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण किस तरह से होता है? इसी तरह से होता है। एक बार देखते हैं। आंतरिक भूहलचलों के कारण क्षितिज के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है, और तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। इससे चट्टानों में दरार पड़ जाती है, और वही दरारें भ्रंश कहलाती है। भ्रंश मतलब होता है टूट जाना, जहाँ पे दरारें पैदा हो जाती हैं। और उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है, और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठ जाता है, तब ठीहे के समान दिखाई देता है। ऐसी आकृति, ऐसे भूपटल को भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्स पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है, और उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते हैं, और उसका ढलान भी तीव्र होता है, जैसे यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में मेघालय का पठार। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो ऊपर वाला भाग है, ये समतल है। ठीक है, ये समतल है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों के खींचने के वजह से हुआ। खींचने के वजह से दो तरफ का जो भाग है वो खिंच गया, लेकिन ऊपर जो बीच वाला भाग रह गया वो वैसे ही रह गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर निर्माण होता है। और ऊपर हम देखें तो ये समतल है बिल्कुल, और इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट है, और भारत में मेघालय का पठार है। तो इस तरह के पर्वत का निर्माण होता है। कापियों के ऊपर कोरों से तैयार होने वाला ढांचा अपनी कापियों में चित्रांकित कीजिए। तो इस तरह का ढांचा आप अपने बुक में बना लीजिएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं दूसरी संरचना। भूपृष्ठ पर क्षैतिज समानांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती हैं, तब भूपटल की चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है। उससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे भ्रंश निर्माण होते हैं। परिणामतः दोनों भागों की चट्टानें दूर हो जाती हैं, और चट्टानों की समानता नहीं दिखाई देती है। अब ये दूसरा वाला भाग, जो कि अगर हम दोनों पट्टियों को खींचें, यहाँ पर दोनों पट्टियों को खींचें अगर, तो ये जो नीचे वाला भाग है, जैसे ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों भाग जो है खिंच जाते हैं। तो इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि घाटी का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी। कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है, और ऐसे धंसे हुए भाग को ही भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए आकृति में ये दिखाया हुआ है। भ्रंश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती है, जैसे भारत में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी। ठीक है, ये वाला घाटी को ये बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर भू हलचलें
जो पृथ्वी की हलचलें हैं यहाँ पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही हैं और किस तरह से इनका निर्माण होता है। अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली और यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी आदि भी इसमें शामिल हैं, इस तरह के भ्रंश घाटी में शामिल है। हलचलों से निर्मित महाद्वीप अगर हम देखें कि हलचलों से, जो आंतरिक हलचलें हैं, इनसे कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ है, तो पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचलें होती हैं। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है अथवा धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उठ जाने से महाद्वीपों की निर्मित होती है। अतः इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलें कहते हैं। इन हलचलों के से विस्तृत मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे वाला भाग नीचे चला जाता है और ऐसे समय में वह भूभाग समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हलचलों से निर्मित महाद्वीप कैसे होता है। पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से, जब मूवमेंट बहुत स्लो होता है, हलचलें बहुत स्लो होती हैं, तब इस तरह की जो संरचना होती है महाद्वीपों का निर्माण होता है। और हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलें भी कहते हैं। और इन हलचलों के विस्तृत मैदानों की निर्मित भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि हलचलों से महाद्वीपों का भी निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखें द्रुत भू हलचलें जो फास्ट होती हैं, जो हलचलें पता भी नहीं चलता कब आ जाएंगी, जैसे कब क्या हो जाएगा, इस तरह के द्रुत मतलब वेरी फास्ट, वेरी डेंजरस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने पाठ के आरंभ में ही भूकंप के समाचार का अध्ययन करके चर्चा की है। और भू अर्थात जमीन और कंप का अर्थ कंपन होता है। भूकंप, भू मतलब होता है पृथ्वी, कंपन मतलब कांपना। जब पृथ्वी शेक होती है, कंपन करती है, तो उसको भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप की तीव्रता एवं परिणाम यह जानकारी आपको प्रारंभ में ही दी गई कृति से हो चुकी है। अब हम पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली द्रुत भू हलचलों के बारे में, द्रुत मतलब होता है फास्ट, ठीक है, हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दो प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे, जिसमें कि भूकंप है और ज्वालामुखी है। और भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही जो क्रियाएं होती है वह आंतरिक हलचलों के वजह से होती है। लेकिन आंतरिक हलचलों में भी कौन सा जो फास्ट होता है, जो बहुत ही फास्ट होता है, जो कब क्या किस वजह से कितना जल्दी होगा, वी कांट इमेजिन। सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं भूकंप, ठीक है। यहाँ पर द्रुत भू हलचलें हमने देखा। अभी यहाँ पर हम भूकंप देखते हैं। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह दबाव विशिष्ट सीमा के अधिक उत्पन्न होने पर वहाँ की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इन ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं और जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिश्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है। देखिए चित्र नंबर 2.11 में ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर भूकंप कैसे होता है, जैसे अभी ये पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पर काफ़ी परतें हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, कभी कभी जैसे पृथ्वी के नीचे पानी वगैरह, जैसे कुछ भी ऐसे लिक्विड जैसे यहाँ पर आया, कुछ भी तरंगे उठी यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर मैग्मा लिक्विड जो भी है, अगर ये यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको बहुत ही हार्ड चट्टानें मिल गई, बहुत ही जो चट्टानें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और ये इन मैग्मा जो कि बहुत तरल है, बहुत गर्म है, निकलने अगर नहीं दी, उनको रास्ता नहीं मिला, तो ये काफ़ी जो है तरंगों में ऐसे बढ़ जाती है और
और इस परत को धक्का देती है। मतलब ये जो ऊपर का जो भाग है, जो पृथ्वी की जो भाग है, उसको धक्का देती है और वह जो पृथ्वी का ऊपर का भाग है वो ट्रेम्बलिंग हो जाता है, शेक हो जाता है, हिल जाता है। तो यह भी एक भूकंप आने का कारण है। और यहाँ पर भूकंप के कारण देख लेते हैं। भूपटल का सरकना, भूपटल का एक दूसरे से टकराना, भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश या दरारों का निर्माण होना, भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानों में भ्रंश होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। तो ये सारे थे भूकंप के कारण। अभी हम देखेंगे कि जो है भूकंप नाभि एवं अधिक केंद्र। भूकंप के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह तनाव भूगर्भ में जहाँ पर खुलता है वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है और वहाँ पर भूकंप केंद्र होता है। मतलब एक सेंटर होता है ये। हम अगर भाग देखें तो यहाँ से काफ़ी तरंगे निकलती हैं जो सेंटर कहलाता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं भूकंप केंद्र होता है, उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। उस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैलती है और ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती है वहाँ भूकंप नाभि से भूपटल तक जहाँ प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र यह भूकंप नाभि से लंबवत होता है, मतलब सीधा होता है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप नाभि है और यहाँ से जो तरंगे होती है, जैसे ये सीधी तरंगे हैं, ये थोड़ा ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, और ये ऐसे चारों दिशाओं में फैलती है। तो इस तरह की तरंगे निर्माण होती है नाभि में। और यहाँ पर देखेंगे तो भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है और यह सभी दिशाओं में इनका प्रसार होता है और ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर और ये पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इस भूकंप तरंगों के प्राथमिक, द्वितीयक एवं भूपृष्ठीय तरंगे ऐसे 3 प्रकार के होते हैं जिनको कि हम अभी देखेंगे। अभी इसमें सबसे पहले देखेंगे तो प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी और पी वेव्स, ठीक है। भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं और ऐसे तरंगों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है और इसलिए इन तरंगों के आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस, द्रव और वायु तीनों ही माध्यम से प्रभावित होती हैं और केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रभावित होते समय दिशा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें हिलती हैं। तो ये इस तरह की तरंगें जो चारों दिशाओं में चलती है, या तीनों रूपों में होती हैं, तीनों स्टेट्स में होती हैं और ये द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रवाहित होती हैं और ये ऊपरी सतह की इमारतों को हिला देती हैं। तो दूसरी तरंगे हम लोग देते हैं जिसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। तो ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है, मतलब इनका जो मूवमेंट होता है, इनका जो मोशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। इन्हें द्वितीयक तरंगे या तरंगे कहते हैं। ये तरंगे केंद्र नाभि से ही सभी दिशाओं में फैलती है और इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है और इन तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती रहती है। ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रभावित होता है और किंतु द्रव पदार्थों से प्रभावित नहीं होती बल्कि खंडित हो जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर कि ऐसे ऐसे है, मतलब ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तरंगे क्या होती है, ब्रेक हो जाती हैं, शेक होने लगती है। ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रभावित होती है किंतु द्रव पदार्थों में प्रभावित नहीं होती बल्कि खंडित हो जाती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं, फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होते हैं और ये तरंगे बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी, डिस्ट्रॉयबल होती है। और अभी हम देखेंगे सरफस, मतलब कि भूपृष्ठीय तरंगे, जिसको बोलते हैं एल वेव्स। भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे पहुंचने के बाद उनका प्रभाव भूपृष्ठ मतलब अधिकेंद्र पर पड़ता है, ठीक है। यह तरंगे जब पहुंच जाती हैं तो उसका जो प्राथमिक और द्वितीयक तरंग है पहुंचने के बाद उनका प्रभाव पड़ता है और जिससे कई तरंगे निर्मित होती है और ये तरंगे परिधि की दिशा में फैलती हैं
ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो हम अगर देखें तो तीनों ही तरंगे बहुत ही विनाशकारी होती हैं और इमारतें, जितने भी इमारतें हैं जो पृथ्वी सतह पर हैं, उनको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, विनाश करती हैं उनका। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी तो तरंगे हैं जो भूकंप को लाने के लिए, जो भूकंप की जो क्रिया है उसमें ये तरंगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है और ये तरंगों के वजह से ही भूकंप की प्रतिक्रिया संपन्न होती है और यहाँ पर ये तरंगों के वजह से काफ़ी नुकसान होता है। अब भूकंप कितने कितने मात्रा में कहाँ पर आया हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में, तो उसका जो मापक यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का जो आलेख बना सकते हैं। इस आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझ सकते हैं। आकृति 2.11 भूकंप मापक यंत्र और उस पर तैयार होने वाला आलेख दर्शाया गया है। वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापक यंत्र तैयार किया गया है और उसके द्वारा अति सूक्ष्म तरंगे भी मापी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि भूकंप जो है ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है, सिस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं भूकंप मापक यंत्र। तो इट्स ऑल अबाउट, हमने देखा कि भूकंप के बारे में और उससे होने वाली प्रतिक्रिया तथा भूकंप मापक यंत्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो भूकंप के परिणाम भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम एक प्रयोग से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक रंगोली की थाली है, ये आंतरिक भाग है, ठीक है। तो यहाँ से जब तक हम इसको कुछ टच नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं कि चुपचाप हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से प्रेस या कुछ भी इसको थोड़ा सा हम लोग ने धक्का दिया, तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये इसके चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया भूकंप के समय होती है, तरंगों की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। भूकंप के परिणाम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखना। भूकंप के परिणाम क्या होते हैं? भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती है, यस। भूसंखलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं। कई बार भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे कुएं में पानी आ जाना या कुएं सूख जाना। कुछ प्रदेश ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ प्रदेश नीचे धंस जाते हैं। समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं। उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव और वित्त हानि भी होती है। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं, संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है। सो ये सब थे भूकंप के कारण। अभी हम जो हलचल है, द्रुत जो प्रतिक्रिया है, उससे दूसरा जो होता है, दूसरा जो रासायनिक क्रिया, दूसरा जो परिणाम होता है, उसमें ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी विनाशकारी होता है। लावा और मैग्मा उसके मुंह से निकलता है। ज्वालामुखी जब होता है तो क्रेटर झील बनाता है और उसके मुंह से लावा मैग्मा ज्वालामुखी के मुंह से निकलता है और बाद में ठंडी होने के बाद वो लावा मैग्मा ठंडा होने के बाद चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ही सख्त और कठोर होते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में गर्म, द्रव, ठोस तथा और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से राख, जलवाष्प, अनेक प्रकार की गैसें, तप्त और पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद वह लावा बन जाता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी के निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी के भी प्रकार होते हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरा है भ्रंशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से ऐसे फैल जाता है, जिसमें शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे जापान में फ्यूजियामा, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत या केंद्रीय ज्वालामुखी एवं उससे तैयार शंक्वाकार पर्वतों के उदाहरण है। दूसरा देखते हैं भ्रंशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा कई दरारों में से बाहर निकलता है, उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाता है। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठारों के निर्मित होती है
तो ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है। जैसे भारत में दक्कन का पठार भी इसी पद्धति से तैयार किया जाता है या तैयार होता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे भ्रंशी ज्वालामुखी। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर भ्रंशी ज्वालामुखी का, जो कि किस तरह से निर्माण होता है। और ये अभी हम लोग ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। ये डिफरेंट प्लेट्स हैं। भूपट्टिका, ठीक है, भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी जो प्रदेश है वो यहाँ पर दिखाया गया है। क्षेत्र में विस्तार भी इसी सीमाओं के समीप भागों में दिखाई देता है। भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूपृष्ठ भूपटल के भीतर जाता है, उस स्थान पर भूपटल का विनाश होता रहता है। ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। और जिस सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार किए जाते हैं, ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ऐसे ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो आंतरिक भू हलचलें हैं, भूपट्ट सीमाओं पे होती रहती है, मतलब ऊपर के सतह में ये होती रहती है। अब यहाँ पर ज्वालामुखी के परिणाम को अगर हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव एवं वित्त हानि होती है। जीवों की, मतलब लोगों की, जीव जंतु की हानि होती है, तथा बहुत फाइनेंशियली पैसों की बहुत ही नुकसान हो जाता है लोगों का। महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें भी निर्मित होती हैं। और यहाँ पर तो इस तरह से हम लोग ने भ्रंशी ज्वालामुखी के बारे में देखा। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाली पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाता है। और ऐसे उद्गार से जो है कि अगर हम एग्जांपल देखें तो भारत में दक्कन का पठार भी इसी पद्धति से तैयार हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेट्स है और ज्वालामुखी तथा भूकंप आने के जो पट्टिका है यहाँ पर दिखाई दिया हुआ है। तो हम आगे देखते हैं कि क्षेत्र का विस्तार और इन सीमाओं, कुछ कभी कभी क्या होता है, क्षेत्र का विस्तार भी इन सीमाओं के समीप भागों में भी दिखाई देता है। जैसे ज्वालामुखी कहीं पर आया हुआ है तो आसपास के एरिया को भी क्या करता है, वो बहुत दूरों दूरों तक इफेक्ट करता है। भूपट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है, उस स्थान पर भूपट का विनाश होता रहता है। ऐसी सीमाओं को भूपट विनाश सीमा कहते हैं। और जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते हैं, ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती है। तो ये भूपटल पे, मतलब जो ऊपरी भाग है, ऐसी प्रतिक्रियाएं वहाँ पर होती रहती हैं। ज्वालामुखी के परिणाम देखें। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव जंतु एवं वित्त की बहुत ज़्यादा हानि होती है। कभी कभी महासागरों में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें दिखाई देती हैं, तथा ज्वालामुखी के वजह से जो धूल, धुआं, राख, गैस, जलवाष्प आदि घटक दीर्घ समय वातावरण में रहते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। उसके वजह से भी काफ़ी हानि होती है। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में भी आ जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की निर्मित अथवा कभी कभी कोई द्वीप नष्ट भी हो सकता है। मृत ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है भूकंप और ज्वालामुखी जो है अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को ये स्वाध्याय लिखना है और अपलोड करना है। आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।